हेलो स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब माय चैनल एजुकेशन हब मोगा। यूट्यूब में आपने जाना है, विदाउट स्पेस टाइप करना है एजुकेशन हब मोगा और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर देना है। थैंक यू वेरी मच। हेलो माय व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, तो नाउ वी लेट्स कंटिन्यू आवर इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट, and this is a third video of this chapter, story of village Palampur. तो now we will start from the let discuss। तो यहाँ से हम वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। द फॉलोइंग टेबल 1.1 shows the land under cultivation in India in units of million hectares. Plot this on the graph provided. What does the graph show? Discuss in the class। तो क्लास में हमने डिस्कस करना है आफ्टर द लॉकडाउन। तो हमें एक टेबल दिया गया है कि इंडिया में कितनी जो लैंड है वो कल्टीवेट होती है। यहाँ पे ईयर दिया गया है, तो हम यहाँ बॉक्स देख रहे हैं। लेफ़्ट साइड हमारे ईयर्स लिखे हुए हैं 1950 से लेके 2010 और 11 तक यहाँ पे हमें डाटा दिया गया है। तो कल्टीवेटेड लैंड कितनी लैंड में हम खेती कर रहे हैं और कर रहे थे। तो यहाँ पे 1950 में हम देख सकते हैं 120 मिलियन हेक्टेयर जो लैंड है वो कल्टीवेट होती थी, और 2010 और 11 आते आते ये इसमें बढ़ावा हुआ और 140 मिलियन हेक्टेयर लैंड को खेती के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया गया। तो यहाँ नीचे एक और टेबल दिया गया है। तो ये तो हमारा टेबल था इकोनॉमिक सर्वे 2013 और 2014 की रिपोर्ट। तो ये इट मे बी डिफरेंट इन न्यू बुक्स बिकॉज ये तो 2013 एंड 14 का डाटा है। तो नई बुक्स में ये बच्चों को चेंज हुआ भी मिल सकता है अगर ये 2019 और 20 का नया डाटा आपको अवेलेबल हो सकता है। तो हम यहाँ पे नीचे एक और टेबल देख रहे हैं। यहाँ तक 120 ग्राफ हमें दिखाया गया है। 1950 में जो था हमारा वो 120 था, और 1970 से हमारे इंडिया ने ग्रो किया और 140 के करीब जो लैंड कल्टीवेट होने लगी। तो यहाँ पे बच्चे हमें क्वेश्चन आस्क करते हैं कि क्वेश्चन कौन से आ सकते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन जो है 9th की SST में बीच में ही दिए गए होते हैं। तो ये देखिए हमारे पास क्वेश्चन बन के आया है, इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू इंक्रीज़ द एरिया अंडर इरिगेशन। क्या हमें इरिगेशन के जो एरिया है उसको इरिगेशन का बढ़त करनी चाहिए? क्या हमारे जो ज़मीन है उनको ज़्यादा से ज़्यादा पानी की सिंचाई की जानी चाहिए? ये इसका आंसर हमने देना है। तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। इसका आंसर होगा येस, बिकॉज अगर जो हमारे पास लैंड है उसको इरिगेशन नहीं हो रही, पानी नहीं मिल रहा, तो हम उस जो लैंड है उस पर खेती नहीं कर सकते। तो ये हमारे लिए ज़रूरी है कि इरिगेशन जो भी ज़मीन पड़ी है उसको होनी चाहिए अगर हमें ज़रूरत हो तो। यू हैव रीड अबाउट द क्रॉप्स, सेकेंड पॉइंट, ग्रोन इन द पालमपुर में आपने ग्रो की जाने वाली क्रॉप्स के बारे में पढ़ा। फिलिंग द फॉलोइंग टेबल बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन ऑन द क्रॉप्स ग्रोन इन योर रीजन। तो जहाँ पर आप रह रहे हो, जिस एरिया में आप रह रहे हो, उस एरिया में उगाए जाने वाली क्रॉप्स का नीचे एक टेबल दिया गया, उसको आपने फिल करना है। तो जो बच्चे हैं उनको मैं सजेशन दे रहा हूँ कि आफ्टर लॉकडाउन वी विल मीट इन द स्कूल, देन आई विल चेक दिस बॉक्स ऑन योर टेक्स्ट बुक एंड यू विल फिल बाय योर प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन। यू विल फाइंड द क्रॉप्स एंड कौन से मंथ में उसको सोन किया जाता है, हार्वेस्टेड किया जाता है, और उसको इरिगेशन करने के सोर्सेस क्या है। ये आपका प्रैक्टिकल वर्क है, आप इसको ज़रूर करेंगे और फाइंड करके ही फिल करेंगे, नॉट अ कॉपी पेस्ट वर्क। यू हैव सीन दैट वन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन फ्रॉम द सेम लैंड इज़ मल्टीपल क्रॉपिंग। तो हमने पढ़ा है कि एक ही लैंड पे 2 और 3 फसलों को लेना को बोलते हैं मल्टी क्रॉपिंग। द अदर वे इज़ यूज टू मॉडर्न फार्मिंग मेथड। तो हमारे पास बहुत सारे अनदर सोर्सेस हैं जिससे हम मॉडर्नाइज खेती कर सकते हैं। तो हम ऊपर ये पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। मेथड
यूज़ मॉडर्न फार्मिंग मेथड फॉर हायर यील्ड। तो यील्ड का मतलब होता है कि हमारे पास जो उसका रिज़ल्ट आता है, जो हमारे पास उसका फल आता है वो कितना है। हायर यील्ड का मतलब हमारे पास ज़्यादा उपज होनी चाहिए। यील्ड इज़ मेजर्ड एज क्रॉप प्रोड्यूस ऑन ए गिवन पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द सिंगल सीजन। तो हम उसको कैसे मेजर करते हैं कि हमारे पास यील्ड कितना आया। तो वो पूरे साल में एक पीस ऑफ लैंड से हमें जितनी फसल प्राप्त होती है, क्रॉप्स हम गेन करते हैं, उसको हम बोलते हैं yield measurement. Till the mid 1960s, the seed used in cultivation were traditional ones with relatively low yields. Traditional seeds need less irrigation. Farmer used cow dung and other natural manure as fertilizer. All these were readily available with the farmer who did not have to buy them. तो हम पढ़ रहे हैं कि जो ट्रेडिशनल मेथड थे उसमें जो पुराने टाइप के जो सीड्स थे वो यूज़ किए जाते थे और 1960 तक यही तरीका अपनाया जाता था। इससे जो यील्ड होती थी, हमारा जो फसल की उपज होती थी वो भी कम होती थी। जो पुराने बीज थे उनके लिए काऊ डंग यूज़ किया जाता था एज ए नेचुरल मैन्योर और फर्टिलाइज़र के लिए। तो ये हमें मिल जाता था आम ही, हम जो हमारे गांव में से मिल जाता था। और ये जो बीज थे इनको पानी भी कम चाहिए था। और इसका एक तो प्रॉफिट है, इसको पानी भी कम चाहिए था, और दूसरा इससे ये लॉस भी है कि यहाँ इसे आउटपुट है जो हमारी यील्ड, जो हमारी फसल है वो भी कम होती थी। तो हमारे देश में ग्रीन रेवोल्यूशन आई। ग्रीन रेवोल्यूशन इन द 1960 इंट्रोड्यूस द इंडियन फार्मर टू कल्टिवेट ऑफ वीट एंड राइस यूजिंग हाई यील्डिंग वेराइटीज HIVs of seeds compared to the traditional seeds. The HIV seeds promise to produce much greater amounts of grain on a single plant. As a result, the same piece of land would now produce far larger quantities of food grains than was possible earlier. HIV seeds, however, needed plenty of water and also chemical fertilizer and pesticide to produce best result. Higher yields were possible only from a combination of HIV seeds, irrigation, chemical fertilizer and pesticides. तो जो ऊपर से लेके हमने नीचे तक पैरा पढ़ा, तो ग्रीन रेवोल्यूशन आते आते 1916 में ग्रीन रेवोल्यूशन आती है और हमारे देश में जो फार्मर है वो HIV सीड्स यूज़ करने शुरू कर देते हैं। तो HIV सीड्स जो अच्छी क्वालिटी के सीड्स हैं, इनके लिए पानी ज़्यादा चाहिए, हमें इरिगेशन का सिस्टम अच्छा होना चाहिए, और हम एक ही पीस ऑफ लैंड से बहुत ज़्यादा यील्ड प्राप्त कर सकते हैं। और इस बीज के फ़ायदे ये हैं कि उपज ज़्यादा होगी, बट इसके लिए हमें इरिगेशन सिस्टम भी अच्छा होना चाहिए, पानी की बहुतात होनी चाहिए, और हमें जो केमिकल फर्टिलाइज़र भी यूज़ करने पड़ते हैं। और इन तीनों प्रोसेस के कॉम्बिनेशन से हम ज़्यादा यील्ड प्राप्त कर सकते हैं HIV सीड्स के ज़रिए। तो ये है, तो हमारा हुआ एक कंसेप्ट क्लियर। वी विल स्टार्ट फ्रॉम फार्मर ऑफ पंजाब एंड हरियाणा and western Uttar Pradesh were the first to try out modern farming method in India. The farmer in these regions set up tubewells for irrigation and made HIV seeds, chemical fertilizer and pesticides in farming. Some of them bought farm machinery like tractors and other threshers, which made ploughing and harvesting faster. They were rewarded with a high yield of wheat. तो यहाँ पे एग्जांपल दी गई है कि पंजाब एंड हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में जो फर्स्ट हमारी ट्राई आउट स्टेट्स है मॉडर्न फार्मिंग मेथड यूज़ करती है। तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड यूज़ करते हुए ये HIV सीड यूज़ करते हैं। इनके इरिगेशन के जो मेथड हैं वो अलग हैं। ये केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं क्योंकि HIV सीड्स को आपको पता है कि केमिकल फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है और ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इन्होंने अपने खेतों में अपने ट्यूबवेल्स लगा रखे हैं। खेती के काम को ज़्यादा अच्छे तरीके से करने के लिए पंजाब एंड हरियाणा एंड यूपी की स्टेट वाले फार्मर ने ट्रैक्टर्स अपने ले रखे हैं, थ्रेशर्स मशीन्स ले रखी हैं, ताकि वो हार्वेस्टिंग का काम बड़ी आसानी और तेज़ी से कर सकें। तो रिवार्डेड है वो इस बात के लिए कि उन्होंने बहुत सारी जो वीट की पैदावार पूरे इंडिया में की है।
तो नीचे हमारे पास एक पालमपुर की एग्जांपल दी गई है। इन पालमपुर द यील्ड ऑफ wheat grown from the traditional varieties was 1300 kg per hectare. With the HYV seeds, the yield went up to 3200 kg per hectare. There was a large increase in production of wheat. Farmer now had great amount of surplus wheat to sell in the market. तो हमारे पास ये एग्जांपल दी गई है पालमपुर की। तो पालमपुर में जो ट्रेडिशनल वैरायटीज़ थी, जब वो पुराने मेथड यूज़ करते थे तो तब जो उनकी खेती की यील्ड थी, आउटपुट थी, वो 1300 kg पर हेक्टेयर थी। पर जब उन्होंने मॉडर्नाइज जो है फार्मिंग के मेथड अपनाए, तो HYV सीड यूज़ किए, तो उनकी जो आउटपुट है, अब यील्ड है 32 kg पर चली गई है। तो अब उनके पास ऑप्शन है कि वो जितनी फसल चाहे अपनी यूज़ के लिए रख कर बाकी जो वीट और पैडी है उनको मार्केट में बेच देते हैं, तो उनको ज़्यादा इनकम होती है। तो लेट्स डिस्कस हम करते हैं। ये कुछ स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन है, तो इनके आंसर वो खुद दे सकते हैं। वो अगर लिखना चाहें तो अपनी रफ नोटबुक पे लिख सकते हैं, अदरवाइज़ 9th क्लास को ज़रूरत नहीं है इन क्वेश्चन के आंसर को नोटबुक में लिखने के लिए। वो वेरी एफिशिएंट तरीके से चैप्टर को पढ़ें और जब उनके टेस्ट होंगे तो उनके आंसर दें। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन मल्टीपल क्रॉपिंग एंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड? तो मल्टीपल क्रॉपिंग और मॉडर्न फार्मिंग मेथड में क्या डिफरेंस है, ये हमने बताना है। तो हमें एक सेकंड पॉइंट में टेबल दिया गया है। द फॉलोइंग टेबल शो द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड पल्सेस इन इंडिया आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन, यूनिट ऑफ मिलियंस टन्स। प्लॉट दिस ऑन ए ग्राफ। वाज ग्रीन रेवोल्यूशन इक्वली सक्सेसफुल फॉर बोथ द क्रॉप्स? तो सेकंड में उन्होंने बताया एक टेबल दिया हमें नीचे, जिसमें उन्होंने बताया है कि पल्सेस की पैदावार कितनी होती थी और वीट की कितनी, और दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस आया, वो HYV वीड्स एंड मॉडर्नाइज मेथड के ज़रिए। तो थर्ड पॉइंट है हमारे पास, व्हाट इज़ द वर्किंग कैपिटल? वर्किंग कैपिटल क्या होती है? कैपिटल रिक्वायर्ड बाय द फार्मर यूजिंग मॉडर्न फार्मिंग मेथड। अगर किसान मॉडर्न फार्मिंग मेथड का यूज़ करते हैं तो उनको कौन सी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है? तो हमें एक टेबल नीचे दिया गया है, जो हमने सेकंड पॉइंट पढ़ा था, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हमें प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस एंड व्हीट का एक डाटा दिया गया है, जो 1965 से लेके 2012 और 13 का डाटा है, और ये नई बुक में नया भी हो सकता है। प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस वो 10 मिलियन टन थी और 1965 में, और वीट की प्रोडक्शन 10 मिलियन टन ही थी। पर 2012 और 13 आते आते जो पल्सेस की प्रोडक्शन थी वो 18 मिलियन टन ही हुई है, और दूसरी तरफ जो हमारा वीट है वो 92 मिलियन टन इंक्रीज़ कर गया है। तो उसका कारण यही है कि हमारे किसानों ने HYV सीड्स यूज़ किए, मॉडर्नाइज खेती के तरीक़ों को वो प्रैक्टिकल में लेके आए, तो उससे हमारी जो यील्ड है वीट की बढ़ी। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ये फोर्थ पॉइंट है, मॉडर्न फार्मिंग मेथड रिक्वायर द फार्मर टू स्टार्ट विद मोर कैश दैन बिफोर। वाई? तो इन्होंने बताया कि अगर किसान मॉडर्न फार्मिंग मेथड यूज़ करते हैं तो उनको मोर कैश चाहिए, ज़्यादा जो पैसा चाहिए। क्यों? ये तो इसका आंसर है कि हम शॉर्ट में बता सकते हैं कि अगर वो मॉडर्न फार्मिंग मेथड यूज़ करेंगे तो उनको नई टेक्निक के ट्रैक्टर्स वगैरह जो है, प्लफिंग मशीन्स है, हार्वेस्टिंग मशीन्स है, इनको चाहिए। और मॉडर्न HYV सीड्स भी जो उनका दाम भी नॉर्मल बीज से महंगा होता है। और HYV सीड्स को के लिए हमें इरिगेशन के लिए ट्यूबवेल चाहिए। ट्यूबवेल पे भी जो हमारा एक्सपेंडिचर होता है। तो हमें HYV सीड अगर हम यूज़ करते हैं तो उसके लिए हमें जो है केमिकल चाहिए, केमिकल फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ेगी, जो भी उस पर पैसा खर्च होता है। तो उससे हमें एक एक्टिविटी दी गई है, ये स्टूडेंट खुद करेंगे। ड्यूरिंग योर फील्ड विजिट टॉक टू सम फार्मर ऑफ रीजन। और अगर लॉकडाउन में आपको मौका मिले तो खेत में जाने का, तो आप किसान से बात कर सकते हैं कि
what kind of farming method, modern or traditional or mixed, do the farmer use? तो राइट इन नोट। तो कौन से तरीके जो मेथड्स हैं खेती करने के लिए हमारे जो रीजन के किसान हैं कौन से पुराने वाले या नए वाले मेथड्स यूज़ करते हैं फार्मिंग के लिए। तो व्हाट आर द सोर्स ऑफ इरिगेशन, तो उनके खेतों में इरिगेशन का सोर्स क्या है। हाउ मच द कल्टिवेटेड लैंड इज़ इरिगेटेड, तो कितना एरिया वो कल्टीवेट करने के लिए लैंड यूज़ करते हैं। फ्रॉम वेयर डू फार्मर ऑब्टेन द इनपुट्स दैट दे रिक्वायर, अगर उनको ट्रैक्टर लेने की ज़रूरत है तो वो पैसा उनके पास कहाँ से आता है। तो हमारा सब पॉइंट है थर्ड, विल द लैंड सस्टेन, क्या हम लैंड को सस्टेन रख सकते हैं। तो इसके बारे में हम आंसर पढ़ते हैं। लैंड बीइंग ए नेचुरल रिसोर्स इट इज़ नेसेसरी टू बी वेरी केयरफुल in its use. Scientific reports indicate the modern farming method have overused the natural resource base. तो लैंड हमारा एक नेचुरल रिसोर्स है, तो ये हमारे लिए नेसेसरी है कि हम इसकी देखभाल करें। साइंटिफिक रिपोर्ट हमें बताती है कि हम मॉडर्न फार्मिंग मेथड यूज़ करते करते हमारे जो नेचुरल रिसोर्स हैं जैसे वाटर है इसको ओवर यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम लैंड का जो हमारे बेस में लैंड के बेस में वाटर है उसको जो ट्यूबवेल के ज़रिए निकाल रहे हैं और उसकी जो पानी की का लेवल है वो नीचे और नीचे जा रहा है। तो इन मैनी एरियाज ग्रीन रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी ड्यू टू इंक्रीज यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। Also, continuous use of groundwater for tubewell irrigation has reduced the water table below the ground. Environmental resources like soil fertility and groundwater built up over many years. Once destroyed, it is very difficult to restore them. We must take care of environment to ensure future development of agriculture. तो हमारे लिए ये इसका आंसर है। हम देख रहे हैं यहाँ पे कि कई एरियाज़ में हमने पाया है कि ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण जो हम अपनी सॉइल फर्टिलिटी है उसमें हम इंक्रीज़ कर रहे हैं केमिकल फर्टिलाइज़र के यूज़ को। तो उसके कारण क्या होता है कि उनमें जो है हमारा इन्वायरमेंट में ख़राबी आ रही है ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते करते। ट्यूबवेल का पानी ज़्यादा यूज़ करने से क्या होता है कि जो पानी है पानी का लेवल है वो नीचे जा रहा है, और जो इन्वायरमेंटल रिसोर्स है हम जैसे सॉइल की फर्टिलिटी है ग्राउंड वाटर नीचे जा रहा है, और सॉइल फर्टिलिटी और ग्राउंड वाटर को सस्टेन करने में हमें हज़ारों साल लग जाते हैं, और इसलिए हमें इनको बचा कर रखना चाहिए। तो इन्वायरमेंट पे इसका कोई असर ना पड़े, तो हमें उतना ही मॉडर्नाइज मेथड यूज़ करना चाहिए ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए वो खेती योग्य ज़मीन बच सके और ग्राउंड वाटर भी उनके पास हो। तो इसलिए लैंड हम तभी सस्टेन कर सकते हैं एक लिमिट में अगर हम अपने रिसोर्सेज को यूज़ करें। तो हमारे पास एक सजेस्टेड एक्टिविटी दी गई है, तो ये सजेस्टेड एक्टिविटी हम पढ़ते हैं। आफ्टर रीडिंग द फॉलोइंग रिपोर्ट फ्रॉम द न्यूज़पेपर मैगजीन राइट ए लेटर ऑन द एग्रीकल्चर मिनिस्टर टू योर ओन वर्ड्स टेलिंग हिम हाउ टू यूज़ केमिकल फर्टिलाइजर कैन बी हार्मफुल। तो आप रिपोर्ट पढ़ने के बाद न्यूज़पेपर और मैगज़ीन से एक लेटर लिख सकते हैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर को कि जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं वो कैसे हार्मफुल है हमारी सोसाइटी के लिए। तो हम बाकी हमारा चैप्टर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स और कीप वॉचिंग एजुकेशन हब मोगा। Without space you will type in the search bar of YouTube Education Hub Moga. Thank you very much. Please subscribe our channel क्योंकि हमें इनिशिएटिव मिल सके कि बच्चे हमारी वीडियोस देख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। Subscribe our channel Education Hub Moga. Please subscribe our channel Education Hub Moga.